नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम आधुनिक भारत के इतिहास के द्वितीय पेपर के में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास और उसकी मुख्य धाराएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने विकास के क्रम में भिन्न भिन्न विचारधाराओं को लेकर चला और विचारधाराओं ने अपने तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। कुछ उतार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 तक यह अनवरत रूप से जारी रहा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रथम चरण है 1885 से 1905, दूसरा उग्रवादी चरण 1905 से 1919 और तीसरा गांधीवादी चरण 1919 से 1947। इस वीडियो में आज हम उदारवादी और उग्रवादी दोनों चरणों की स्टडी करेंगे। उदारवादी चरण में सुधार का उद्देश्य अनुरोध पत्र व प्रतिवेदन, प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवाद में 1905 से 1919 स्वराज उनका मूल उद्देश्य था। आक्रमण संघर्ष जो था, बहिष्कार उनके तरीके थे और प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, जिन्हें लाल बाल पाल की संज्ञा दी जाती थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले चरण से। उदारवादी चरण 1885 से लेके 1905 तक की। अपने इतिहास के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस की राजनीति को मोटे तौर पर नरमपंथी कहा जाता है। कांग्रेस के ये सदस्य अर्थात उदारवादी अधिकतर अंशकालिक राजनीतिज्ञ थे जो अपने अपने निजी जीवन में सफल और पेशेवर थे। प्रमुख नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रानाडे, गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि। विचारधारा एवं कार्य पद्धति। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। वस्तुतः उन्होंने आंदोलन के संवैधानिक तरीकों को अपनाया। वे ब्रिटिश संसद एवं जनता पर पूरा विश्वास करते थे। उनकी शिकायत केवल भारत में वायसराय, उसकी कार्यकारिणी काउंसिल व आंग्ल भारतीय नौकरशाही द्वारा कायम किए गए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी, जिसे प्यार से समझा बुझाकर दूर किया जा सकता था। इन उदार बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन को भारत में एक वरदान के रूप में ग्रहण किया। एक आदर्श शासन व्यवस्था के लिए ब्रिटिश लोकतंत्र की तस्वीर उनके सामने थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन धीरे धीरे एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। इसलिए संवैधानिक क्षेत्र में नरमपंथी राजनीति ने कभी ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव की कल्पना नहीं की थी। वे केवल साम्राज्यिक ढांचे के अंदर सीमित स्वशासन चाहते थे। वे शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। उदारवादियों को भारतीय जनता की क्षमता पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ था तथा विचार एवं भावना के पुराने तरीकों से चिपका हुआ था। अतः जनता को आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता चाहिए। आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटेन में जमकर प्रचार किया ताकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू किया जा सके। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों द्वारा अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगे। हम प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की जो प्रमुख मांगे थी उन्हें 3 तरीकों से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उनकी संवैधानिक जो मांगे थी, वे विधायिकाओं में भारतीयों की भागीदारी को, सदस्यता को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत और पंजाब में नई काउंसिलें, वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल में 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करने की भी मांग की।
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त था, वैसे ही भारत में किया जाना चाहिए, ये भी उनकी प्रमुख मांग थी। दूसरी, प्रशासनिक सुधार के में उन्होंने क्या क्या जो मांगे की थी, उसमें लोक सेवा आईसीएस जो एग्ज़ाम है उसमें भारतीयों को भी बराबर का हक दिया जाए, इस सेवा का भारतीयकरण किया जाए। आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों जगह आयोजन किया जाए, और मुख्य बात थी कि इसमें जो उम्र थी, आयु सीमा थी, उसको बढ़ाया जाए। उदारवादियों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए, जिससे पुलिस तथा नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता सुरक्षित रहे। उन्होंने जूरी की शक्तियां कम करने का विरोध किया, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट की समाप्ति की मांग की तथा जनता को अपनी तथा अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र रखे जाने की अनुमति की भी मांग की। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा हेतु अधिक बजट की भी उन्होंने मांग की। साथ ही सरकार से जन कल्याणकारी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की भी मांग की। सूद गोरों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की। देश को अकाल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएं लागू करने की मांग की। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। तीसरा, आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने सैन्य व्यय में कटौती की मांग की कि जो अनावश्यक जो सेना की बढ़ोतरी हो रही है उसमें कटौती किया जाए, मितव्ययता बढ़ती जाए। भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक संरक्षणवादी नीति की मांग की। नमक कर खत्म करने तथा जमीन की मालगुजारी घटाने की मांग की। उन भारतीय मजदूरों के पक्ष में सुविधाएं देने की मांग की जो गरीबी से त्रस्त होकर रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरिशस और वेस्ट इंडीज चले जाते थे। स्थायी बंदोबस्त को देश के अन्य भागों में लागू किया जाए, धन की निकासी को रोका जाए, ये उनकी प्रमुख मांगे थी। आरंभिक राष्ट्रवादियों की क्या उपलब्धियां रही, इसमें हम 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और उनकी क्या उपलब्धियां थी उन पर एक नज़र डालते हैं। इसने भारतीय जनमानस में एक व्यापक राष्ट्रीय जागरण को जन्म दिया ताकि उन्हें राजनीतिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ये अपनी शेषवा अवस्था में ही था, तो सबसे पहले नागरिकों को उनके जागरूक भारत देश के प्रति जागरूक बनाया जाए, उन्हें राजनीतिक शिक्षित किया जाए, तो ये इनकी पहली प्राथमिकता थी। लोगों के बीच लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की भावनाओं को उन्होंने लोकप्रिय बनाया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उनके शोषक चरित्र को प्रकाश में लाया। उन्होंने उपनिवेशवाद की एक आर्थिक जो लोचना थी उसे पेश की। प्राय आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत राष्ट्रवादी आंदोलन के परवर्ती कालों में आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बना। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। इन्हीं के प्रयासों से ये 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत एवं लंदन में साथ साथ परीक्षा किए जाने के संबंध में एक विधेयक भी पारित किया गया। भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन की नियुक्ति की गई। बाद की अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ठोस आधार इसमें तैयार किया गया। तो हम ये जो सभी चीज़ें हैं उनको उदारवादियों के उपलब्धि के रूप में जो है गिन सकते हैं। आरंभिक राष्ट्रवादियों की जो सीमाएं थी उनमें क्या कमी रही या फिर वो क्या नहीं कर पाए, उनको भी हम देखेंगे कि उदारवादियों ने अपने आंदोलन को शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखा। ये खास बात है, वो आम जनता तक अपनी पहुंच को नहीं बना पाए, आम जनता की ताकत को समझने में वो असफल रहे। लंबे समय तक ब्रिटिश के वास्तविक स्वरूप को समझने में असफल रहे और अंग्रेजों की साफ गोई में वे विश्वास करते रहे। उन्हें अंग्रेजों की जो अंधभक्ति में पूरा विश्वास था कि अंग्रेज ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे भारतीयों के खिलाफ। अपने अभिजात वर्गीय स्वरूप के कारण आरंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किसानों के प्रश्नों पर एक तार्किक रुख नहीं अपनाया जा सका। उन्होंने केवल जमींदारों के हित में स्थायी बंदोबस्त के विस्तार की मांग की। उदारवादियों के समूह में शामिल व्यापारिक प्रतिनिधित्व ने कांग्रेस को मजदूर समर्थक रुख भी अपनाने से रोका। इन्होंने फैक्ट्री सुधारों का भी विरोध किया।
लेकिन ये जो सभी चीज़ें हमने देखी, तो ये नरमी क्यों की गई, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जिम्मेदारी ज़रूर होगी। तो नरमी क्यों अपनाई उन्होंने, इसके पीछे हम ये उत्तर दे सकते हैं कि संभवतः इसका कारण प्रारंभिक कांग्रेसी नेताओं एवं भागीदारों की प्रकृति सामाजिक संरचना में नहीं थी। वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन को खराब नहीं माना, बल्कि उस शासन को दोषपूर्ण माना जो ब्रिटिश था। अतः इस शासन के सुधार पे उन्होंने बल दिया। दूसरी बात कि आरंभिक राष्ट्रवादी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि भारत अभी हाल में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है, अर्थात एक नवोदित राष्ट्र है, और भारत के इस राष्ट्रीय स्वरूप को बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक मांगों का जो निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर संगठित करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन: कुछ आलोचकों का विचार है कि राष्ट्रवादी आंदोलन और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को अधिक सफलता नहीं मिली। जिन सुधारों के लिए राष्ट्रवादियों ने आंदोलन छेड़े वे पूरे नहीं हुए। वे उदारवादी भारतीय जनमानस से लोक समर्थन जुटाने में असफल रहे। आरंभिक राष्ट्रवादियों के आंदोलन को असफल घोषित करना पूर्णतः उचित नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से तत्कालीन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने जो कार्य अपने हाथों में लिए थे, अपने आप में एक महत्वपूर्ण थे। व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने तथा साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे शत्रु के अस्तित्व के प्रति जनता को जागरूक कर उनको एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने एकताबद्ध किया। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र को निर्ममतापूर्वक उजागर करने में आरंभिक राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदारवादियों ने इस राजनीतिक सत्य को उद्घाटित किया कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलाया जाना चाहिए। आरंभिक आंदोलन की कमजोरियों को तो बाद की पीढ़ियों ने दूर कर दिया और उसकी उपलब्धियां आगे के वर्षों में एक और जोरदार राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने तमाम कमियों के बावजूद आरंभिक राष्ट्रवादियों ने यह बुनियाद बनाई जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन आगे और भी ज़्यादा विकसित हुआ। इस प्रकार यह तथ्य सत्य से काफ़ी दूर है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन एक असफलता थी या फिर वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ एक चीज़ और ऐड करेंगे हम, साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना। आर्थिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी उसको उदारवादी के द्वारा ही लाया गया था, और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान ये था कि उन्होंने साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना पेश की। इसे आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आगे के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना ही बनी। इन राष्ट्रवादियों में दादाभाई नौरोजी, रानाडे और दत्त जो थे वो प्रमुख थे। दादाभाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना को प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गरम दल उग्रवादी चरण 1905 से। 19वीं सदी के अंत तक जब नरमपंथी राजनीति की असफलता एकदम स्पष्ट हो गई थी, तब कांग्रेस की कतारों से ही प्रतिक्रिया पैदा हुई और इस नई प्रवृत्ति को गरमपंथी प्रवृत्ति कहा जाता है। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसके फायदे समाज के प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। कांग्रेस के कार्यक्रम और तरीके वर्ष में एक बार अधिवेशन करने और ब्रिटिश सरकार को अपने प्रस्तावों, सुझावों, प्रार्थना पत्रों और स्मरण पत्रों को भेजने तक ही सीमित थे। कभी कभी कोई शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था जो प्राय चक्कर लगाकर वापस लौट आता था। इसमें एक और उदारवादी नेताओं की लोकप्रियता कम हो रही थी और दूसरी ओर जन असंतोष बढ़ता जा रहा था।
भारतीय जनमानस में बढ़ते असंतोष, सरकार की अकर्मण्यता और कांग्रेस की उदासीनता की अभिव्यक्ति उग्र राष्ट्रीय चेतना के रूप में हुई और उसके जननायक लाल बाल पाल यानी लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। तो ऐसे क्या कारण थे जिससे गर्म पंथ की जो धारा थी वो उत्पन्न हुई? हम पढ़ेंगे उग्रवादी राष्ट्रीयता गर्म पंथ के उदय के कारण। सबसे पहले ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश सरकार को अंदर से सुधारा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक व आर्थिक प्रश्नों से संबंधित ज्ञान जब धीरे धीरे फैला तो उनका विश्वास टूट गया। राष्ट्रवादी लेखकों और आंदोलनकारियों ने जनता की निर्धनता का दोष ब्रिटिश सरकार को ठहराया। दूसरा, राजनीतिक निराशा की भावना। राजनीतिक निराशा की भावना जो थी 1892 से 1905 के बीच घटी राजनीतिक घटनाओं ने भी राष्ट्रवादियों को निराशा करके उन्हें और भी उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी लोगों को निराशा ही हाथ लगी। 1897 में तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने के कारावास में भी डाल दिया गया। 1898 में एक कानून बनाया गया जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित किया गया। नरमपंथी नेतृत्व में कांग्रेस की उपलब्धियों के प्रति असंतोष भी व्याप्त हो गया। इसके अलावा कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति को भी प्रमुख कारण बने। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। कर्जन का सप्तवर्षीय शासन भय और अहंकार पर आधारित था। उसने अनेक लोक विरोधी कानून और प्रशासनिक कदम उठाए जिससे भारतवासियों की भावनाएं आहत हुई। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। 1905 में ही इंडियन 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में पहुंचा दिया। 1899 में 1900 के भयंकर अकाल के समय 1903 में उसने भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें काफ़ी सारी राशि खर्च की गई। फरवरी 1905 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारतीयों के चरित्र पर कटु आरोप लगाए तथा सत्य जैसे परम आदर्श को मूलतः एक पश्चिमी धारणा करार दिया। अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा जिसमें राष्ट्रवादियों और उदारवादियों को झंझोर कर रख दिया। तो ये जो कर्जन के बड़े प्रतिक्रियावादी काम थे जिसकी वजह से भारतीयों में बहुत ज़्यादा जो असंतोष वो फैलने लगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों एवं घटनाओं का प्रभाव। इस काल की अनेक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत में उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। 1868 के बाद 1868 की अगर हम बात करें तो 1868 के बाद जापान के उदय ने यह प्रमाणित कर दिया कि पाश्चात्य मदद के बिना भी विकास संभव है। एक छोटे से देश द्वारा अत्यधिक विकास किया जाना। 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। 1899 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध बोवर युद्ध में साम्राज्यवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। तब लोगों ने समझा कि जो अंग्रेज है वो अजय नहीं है या फिर उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें जीता नहीं जा सकता। 1905 में एक छोटे से जो देश जापान द्वारा रूस पर पराजय। यहाँ एक स्पेशल बात थी कि 1905 की जो घटना थी उसने भारतीयों को काफ़ी प्रभावित किया क्योंकि जापान द्वारा जो जापान आप जानते हैं 1905 की घटना रूस और जापान के बीच में
युद्ध, और इस युद्ध में जापान की विजय हुई। इसका भी भारतीय समुदाय पे एक बहुत गहरा असर पड़ा। इन घटनाओं में भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ। जापान की विजय पूर्व की पश्चिम पर विजय समझी गई और यह मिथक टूट गया कि यूरोप अपराजय है। इसके अतिरिक्त आयरलैंड, चीन, टर्की की जनता के संघर्ष से भी भारतीयों में संघर्ष एवं राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई और धीरे धीरे ये जो भारतीयता में राष्ट्रवाद के प्रति स्पेशली उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह घर करने लगी। नेक्स्ट है आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास का प्रसार। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने समाज को जागृत करने में महान योगदान दिया। विवेकानंद ने कहा, लंबी से लंबी रात्रि अब समाप्त होती जान पड़ती है, हमारी मातृभूमि अब गहरी नींद से जाग रही है। विवेकानंद ने भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, उन्होंने कहा। और सभी जो सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने भारतीयों को अपनी प्राचीन परंपराओं से परिचित करवाया। नेक्स्ट हम जो दल था, उग्रवादी जो चरण था, उसकी विचारधाराएं और कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। उग्रवादियों के अनुसार विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वर्तमान प्रयासों से ऊपर उठकर निश्चय एवं अटल प्रयास करने होंगे। इन्होंने जनता की शक्ति को पहचाना कि जनता जो है वो अब चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जनता की आत्मविश्वास को उन्होंने जगाने का कार्य किया। विदेशी सत्ता द्वारा सुधार उग्रवादियों को स्वीकार नहीं थे, विदेशी शासन से उन्हें घृणा थी, स्वदेशी उनका मूल मंत्र था। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज व स्वाधीनता है। स्वराज और स्वाधीनता है। तिलक ने भी कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो उन्हें विदेशी शासन से घृणा थी। उनका विचार था कि भारतीयों को मुक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से करनी होगी। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्य के लिए बड़े बड़े बलिदान करने होंगे, तकलीफें सहन करनी होगी। उग्रवादी इस विचार को अस्वीकार करते थे कि भारतीय अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में प्रगति कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस के संकुचित आधार को विस्तृत किया जाना आवश्यक माना और इसके लिए उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक कार्य पर और जनता की सीधी राजनीतिक कार्यवाही पर जोर दिया। उग्रवादियों की कार्य पद्धति किस प्रकार की थी? उदारवादियों द्वारा अपनाए जा रहे संवैधानिक तरीकों को उग्रवादियों ने त्याग दिया। उग्रवादियों ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है। बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर उन्होंने बल दिया। यहाँ ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति को भी अपनाया। उग्रवादियों ने प्रार्थना पत्रों व ज्ञापनों की पुरानी विधियों से हटकर अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन के द्वारा उपनिवेशी शासन का विरोध किया। उग्रवादियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत प्रणाली और भारत की ऐतिहासिक विरासत को उन्होंने गौरवान्वित किया। बंगाल विभाजन एवं उग्रवादी राष्ट्रीयता का प्रसार। 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस विभाजन से देश में राष्ट्रीयता की नई लहर फैल गई। राष्ट्रवादियों ने विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू किया, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तिलक ने यह आंदोलन बम्बई व पुणे में लोकप्रिय बनाया, तो लाला लाजपत राय ने पंजाब में, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले आदि ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उदारवादी उग्रवादी संघर्ष, यहाँ पे अब दोनों की विचारधाराओं में यहाँ टकराव होने लगे, क्योंकि दोनों की विचार जो कार्य पद्धति थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। उदारवादी व उग्रवादियों में परस्पर गंभीर मतभेद थे। उदारवादी जहाँ सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए अंग्रेजों के अधीन स्वशासन से संतुष्ट थे, वहीं दूसरी तरफ उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। तो ये जो दोनों के प्रणाली थी, कार्य पद्धति थी, उसमें भयंकर विवाद होना यहाँ से शुरू
हो गया और यही आगे जाके सूरत के विभाजन का कारण भी बना। उग्रवादी विदेशी सामग्री का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाए जाने में विश्वास करते थे, जबकि उदारवादी ऐसे कठोर कदम उठाए जाने के पक्ष में नहीं थे। उदारवादियों की जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था, वे महत्वपूर्ण भूमिका देने के पक्ष में नहीं थे जनता को, जबकि उग्रवादी जनता की शक्ति में विश्वास करते थे। गरम पंथियों का जो योगदान रहा उनकी हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने में जहाँ पे उन्होंने राजनीतिक चेतना, उदारवादियों ने राजनीतिक चेतना बढ़ाने का काम किया, वहीं पे उग्रवादियों या गरम दल ने यहाँ पे आम जनता तक राष्ट्र जो पकड़ थी उसको मजबूत किया। विदेशी सामानों का बहिष्कार तथा स्वदेशी के इस्तेमाल संबंधी आंदोलन ने राष्ट्रीय गतिविधियों को अधिक तीव्र बनाया। विद्यार्थी एवं युवा वर्ग बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने लगा तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उग्रवादी आंदोलनकारियों के जेल जाने तथा कष्ट झेलने से आम लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति तेजी से जुड़ाव संभव हुआ। तिलक, लाला लाजपत राय के उदाहरण से लोग ये समझ पाए कि बिना संघर्ष के स्वराज्य की प्राप्ति संभव नहीं है। उग्रवादियों के राजनीतिक संघर्ष की पद्धति जुलूस, भाषण, समारोह लोगों में चेतना करने की लोकप्रिय साधन सिद्ध हुए। कांग्रेस के सामाजिक आधार का जो विकास वो विस्तार हुआ। यहाँ कमजोर पक्ष उग्रवादियों ने धार्मिक प्रतीकों पर विशेष बल दिया, इससे सांप्रदायिकता की भावना को बल मिला। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को दमन करने का अवसर मिल गया, बहाना मिल गया। वस्तुतः वैचारिक मतभेद ने सूरत कांग्रेस विभाजन को संभव बनाया, अतः कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन हो गया। इससे ब्रिटिश सरकार को दमन करने में आसानी रही। 1907 का जो विभाजन है इन दोनों की कार्यप्रणाली को लेके कट्टरता का प्रतीक है। 1907 में इन दोनों दलों में यानी कांग्रेस में फूट पड़ गई और यहीं से विभाजन के अंश देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।